हेलो ज़मीगोज़। भाई जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाए एप्लीकेशन पे चले जाना, वहाँ पे जाकर के एमसीक्यू ज़रूर से लगा लेना यार। बगैर उसके एमसीक्यूज, मतलब एमसीक्यू के बगैर रिवीजन नहीं, रिवीजन के बगैर एमसीक्यू नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात होगी, फिर हार्मोन्स की बात करेंगे। तो अभी शुरुआत में तो ये बस यहीं पर चिल्लाता रहता है कि भाई देखो, ये बताओ कि कोई भी प्लांट क्यों ना हो, सबके अंदर में एक सीक्वेंशियल मैनर में ही काम होता है कि पहले रूट निकलेगी, फिर शूट ऊपर से निकल रहा है, फिर उसके बाद पत्तियाँ आएंगी, तना ऊपर जाएगा, फिर और पत्तियाँ आएंगी, फिर जाकर के फूल बनेगा, फिर आके फल आएगा, फिर सीड आएगा। तो ये जो प्रोसेस है कि रूट का बनना, फिर स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड का बनना, ये सारे के सारे ऑर्डरली सीक्वेंस में क्यों हो रहा है। ट्री जो है उसके अंदर में भी आपको ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा, किस तरीके से हाइट बढ़ेगी पहले, फिर उसके बाद गर्थ बढ़ेगी। हमेशा जो है पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आएगा। ऐसा नहीं है कि मिट्टी से सीड जो है तुरंत फूल निकाल दे, पहले वो ग्रो करेगा, ऊपर जाएगा हाइट में, तब जा कर के फल तब जा कर के अपना फूल जो है वो बनाएगा। सारा के सारा प्लांट, पूरा का पूरा प्लांट एक ही सेल, जिसको कि हम जाइगोट कहते हैं, उससे बना हुआ है। और डेवलपमेंट जो है वो दो प्रोसेस से मिलकर के बना हुआ है। दो चीज़ है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के अंदर में ग्रोथ ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो प्रोसेस क्या है, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट होता है ग्रोथ जमा डिफरेंशिएशन। तो इन दोनों को जब हम मिला देंगे, भाई ग्रोथ तो हो रही है, सेल डिवाइड कर रही है, लेकिन डिवाइड करने के साथ साथ फिर डिफरेंशिएशन मतलब डिवीजन ऑफ लेबर भी हो रहा है। अब एक ही तरीके की सेल डिवाइड करती चली जाए, क्या ही फ़ायदा है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब वो डिवाइड करे तो फिर जो कुछ सेल्स हैं वो स्पेसिफिक फंक्शंस भी एक्वायर करती चली जाएंगी। ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये पैरेन्काइमा है, कॉन्काइमा। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन जमा ग्रोथ इज इक्वल टू आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करा कि प्रोसेस और इवेंट्स ड्यूरिंग प्लांट साइकिल आर यूनानिमसली आइडेंटिकल। और वही जो बात हम ऊपर की तरफ कर रहे थे वही यहाँ पर है कि प्लांट जो है एक जो प्रोसेस फॉलो करेगा, रूट, फिर लीव्स, फिर ब्रांच, फ्लावर, फ्रूट, सीड और इवेंचुअली दे डाई। हर किसी में यही पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर इतने हिस्से में बता रहा है कि सीड ऑलवेज जर्मिनेट ओनली इन फेवरेबल कंडीशन। भाई सीड का आइडिया ही यही है। सीड का आइडिया था क्या कि भाई पेड़ से सीड बनेगा, इसलिए कि ज़मीन पे गिर भी जाए। भाई जो हमारे टेरिडोफाइट्स या ब्रायोफाइट्स हुआ करते थे उसके अंदर में पानी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, क्योंकि उसके बाहर कोई हार्ड कवरिंग ही नहीं थी कहीं, और ज़मीन पर वो इधर उधर गिरेगा तो मरेगा ही मरेगा। तो सीड आने का मतलब ही ये है कि वो अपने आप को बचा सके, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी फिर वो अपने आप को जर्मिनेट करना शुरू कर देगा। यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखो, ऐसा है कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो दो चीज़ों से कंट्रोल में रखा जाता है। एक है अंदर के फैक्टर और दूसरा है बाहर के फैक्टर। भाई ये तो चाहिए ना, मतलब फिनोटाइप इज इक्वल टू जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर। या तो तुम्हारे इंटरनल फैक्टर होंगे या तुम्हारे बाहर के फैक्टर होंगे। जब अंदर और बाहर, अब इसमें तो तुमने पूरा ब्रह्मांड मांग लिया ना 2 कदम के अंदर में। चलते हैं भाई अगले पन्ने पर। हाँ, अगला पन्ना हमारा आ रहा है कहाँ से, द आइडिया ऑफ 15.1 ग्रोथ। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर ना एनसीईआरटी कहती है कि ग्रोथ जो है वो कैरेक्टर है लाइफ का, जो है बढ़िया सा ग्रोथ जो है मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टर है लिविंग बींग्स का। लेकिन ये कौन से ग्रोथ की बात करें कि ग्रोथ जो कि हो रही है मेटाबॉलिज्म की वजह से। तो इनडायरेक्टली मेटाबॉलिज्म की बात की जा रही है, जो कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को अगर आप मिक्स कर दें तो मेटाबॉलिज्म बन जाएगा। तो वही यहाँ पर ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कि ग्रोथ, एक तो पहली बात तो ये बहुत फंडामेंटल है, कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बींग्स का, क्योंकि वो अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये देख रहे हैं आप, ये दोनों को मिलाइए। और एक जो ग्रोथ है वो इरिवर्सिबल है, परमानेंट साइज में इंक्रीज जब हो जाता है तो उसको हम ग्रोथ कह देते हैं। इसके अलावा देयरफॉर फॉर अलग अलग तरीके की ग्रोथ होती है। जैसे पत्ती की जो ग्रोथ होती है वो लीफ के एक्सपेंशन से कंसिडर किया जाता है, या जो जो क्या नाम है, जो इंटर जो स्टेम है वो इसका इंटरनोडल इलोंगेशन से आप चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। प्लांट ग्रोथ जनरली इनडिटर्मिनेट, मतलब डिटर्मिनेट नहीं है, मतलब डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक बार हमारे शरीर के अंदर में अगर एक बार मेरे टिश्यू ने मेरे ब्रेन के सेल बना दिए तो बना दिए, डिटरमाइन हो गया, डिटर्मिनिस्टिक हो गया। प्लांट में ऐसा नहीं। प्लांट में क्या है कि वो अदला बदली चल सकती है, डिफरेंशिएशन हो गया
फिर डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर दो, डी डिफरेंशिएशन कर दो, फिर से डिफरेंशिएशन करा दो, रीडिफरेंशिएशन करा दो, तो ये चलता रहता है। तो प्लांट में जो ग्रोथ है वो ओपन टाइप की होती है और इनडिटर्मिनिस्टिक होती है। प्लांट ग्रो थ्रू आउट लाइफ। पहली बात तो ये कि प्लांट जो है पूरी ज़िंदगी ग्रो करता रहता है। और क्यों ग्रो कर पाता है? क्योंकि उसके पास स्टेम सेल है, और प्लांट की स्टेम सेल को मेरिस्टेमैटिक टिश्यू कहा जाता है। तो प्लांट जो है वो यूनिक है क्योंकि उसके अंदर में अनलिमिटेड ग्रोथ होती रहती है, और अनलिमिटेड ग्रोथ हो पाती है क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो अलग अलग लोकेशन पे है। और मेरिस्टेमेटिक जो सेल होती हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि वो उनके अंदर में डिवाइड करने की कुव्वत बनी रहती है और अपने आप को बार बार आगे बढ़ाते रहेंगे डिवाइड कर करके वो। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ही इसे ओपन ग्रोथ बोला जाता है। भाई कभी भी ग्रो करता रहेगा पूरी ज़िंदगी भर। What would happen if the मेरिस्टेम cease to divide? अगर मेरिस्टेम डिवाइड नहीं करेगा तो प्लांट भी डिवाइड नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर में आपने पढ़ा हुआ है कि भैया दो तरीके की मेरिस्टेम आपने पढ़ी हुई है। रूट मतलब दो तरीके की एपिकल मेरिस्टेम आपने पढ़ी हुई है। एक है रूट एपिकल मेरिस्टेम और एक है शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश करेगा कि भैया ये आपका अगर शूट एक्सिस है प्लांट का, तो यहाँ पर रूट एपिकल मेरिस्टेम मिल जाएगा, पूरा रूट सिस्टम इससे डेवलप होगा, और इससे शूट एपिकल मेरिस्टेम बन जाएगा, और इन दोनों की वजह से इलोंगेशन होगा। प्लांट जो है लंबाई में बढ़ेगा इन दोनों की वजह से, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। जबकि वेस्कुलर कैम्बियम जो कि इसमें गोले की फॉर्म में मौजूद रहता है उसकी वजह से ये गर्थ में बढ़ेगा, चौड़ाई में बढ़ेगा। तो जो प्लांट की ग्रोथ है वो प्राइमरी है और सेकेंडरी है। प्राइमरी में एपिकल मेरिस्टेम आ जाएगा, एपिकल मेरिस्टेम के अंदर में शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम आ जाएगा जो लंबाई बढ़ाते हैं। सेकेंडरी वाला जो ज़िंदगी में बाद में आता है, क्योंकि पहले तो पौधा जो है वो हाइट में बढ़ेगा, बाद में जा कर के वो जो है लेंथ वो चौड़ाई में बढ़ेगा, गर्थ में बढ़ेगा। तो ज़िंदगी में ये बाद में आता है, लेटर आता है, इसलिए लेटरल मेरिस्टेम इसका नाम है, जो कि गर्थ बढ़वाने में आपको हेल्प करेगा। और यही सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं कि प्राइमरी ग्रोथ जो है वो इलोंगेशन है, और बाद में आता है लेटरल मेरिस्टेम, और लेटरल मेरिस्टेम के अंदर में वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम आ जाएगा, जिसकी वजह से गर्थ चौड़ाई जो है उसके अंदर में इंक्रीज होता है। इसको सेकेंडरी ग्रोथ बोल देते हैं। पहले जो एपिकल मेरिस्टेम वाली है उसको प्राइमरी ग्रोथ बोल देते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम से तो कॉर्क बनेगा, वेस्कुलर कैम्बियम से जाइलम फ्लोएम बनेगा। अब यहाँ इस वाले पैराग्राफ में बता रहा है कि देखो भैया दुनिया में ना बहुत तरीके की अलग अलग तरीके की ग्रोथ हो सकती हैं। तो ग्रोथ जो है वो सेलुलर लेवल पे भी हो सकती है। भाई किसी के प्रोटोप्लाज्म बढ़ जाए तो वो ग्रोथ ही है, सेल के लेवल पे ग्रोथ है। और अलग अलग पैरामीटर से डिफाइन किया जा सकता है ग्रोथ को। भाई किसी के फ्रेश वेट में बढ़ोतरी हो जाए, फ्रेश वेट होता है मतलब उसमें पानी है भरा हुआ है। किसी के ड्राई वेट में बढ़ोतरी हो जाए, लेंथ में, एरिया, वॉल्यूम, और जहाँ भी आपको जो सहूलियत होगी वो चीज़ आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे रूट एपिकल मेरिस्टेम को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि 1 घंटे के अंदर में कितनी नई सेल बन रही हैं। वाटरमेलन को जब आप ग्रोथ चेक करेंगे तो देखेंगे कि उसमें साइज़ जो है वो कितना इंक्रीज़ हो रहा है। पॉलन ट्यूब की जब आप ग्रोथ चेक करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि लेंथ कितनी बढ़ रही है। पत्ती की जो ग्रोथ है वो जब आप चेक करेंगे तो उसमें आप सरफेस एरिया चेक करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस और आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बिना पर ग्रोथ को इस तरीके से अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। ग्रोथ के फेजेस क्या हैं, ये तो कक्षा 11वीं चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी के अंदर में हमने पढ़ाई हुआ है कि भाई 3 फेजेस होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और मैच्योरेशन। सबसे नीचे आपका क्या है, रूट कैप के ठीक ऊपर की तरफ आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर इलोंगेशन वाला, फिर उसके ऊपर आपका मैच्योरेशन वाला। तो आइए सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं कि भाई आपका क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, कि ये बोल रहा है कि मेरिस्टेमेटिक वाला जो ग्रोथ है वहाँ पर क्या हो रहा है। मतलब ये आपका ये रूट है, यहाँ सबसे नीचे रूट कैप है, रूट कैप से ठीक ऊपर यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ हो रहा है। मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। पहला, प्रोटोप्लाज्म बढ़िया तरीके से बढ़िया होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा, और न्यूक्लियस जो है कॉन्स्पिक्यूअस होगा, बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। सेल वॉल इज़ प्राइमरी, सेल वॉल अभी लचीली है क्योंकि सेल को लंबा होना है अभी आगे जा कर के। और प्लाज्मोडेस्मेटल कंडक्शन जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से भरे पड़े हैं, सेल एक दूसरे से बात कर रही हैं। अगला है हमारा फेज ऑफ इलोंगेशन। फेज ऑफ इलोंगेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं आप जानते हैं कि ये अगर मेरा रूट कैप से ऊपर जोन ऑफ
मेरिस्टेमेटिक है, तो ये वाला जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रूट ऑफ फेज ऑफ इलोंगेशन। फेज ऑफ इलोंगेशन के अंदर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, पहला इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, कि उसमें सेल के अंदर में हवा बहुत भर दी गई है, सेल का एनलार्जमेंट, लंबी होने लगती है सेल, इलोंगेशन का मतलब भी यही है, और नया सेल वॉल का डिपोजिशन होने लगता है। जो तीसरा फेज़ है वो है फेज़ ऑफ इलोंगेशन या फेज़ ऑफ मैच्योरेशन, जहाँ पर आप सेल जो है बढ़िया तरीके से बन गई है, अब वहाँ पर रूट हेयर बनने शुरू होंगे और सेल जो है स्पेसिफिक काम करना जो है वो शुरू करेगी। अगला है ग्रोथ रेट। भैया प्रति यूनिट टाइम आपका जो ग्रोथ हो रही है, प्रति यूनिट टाइम, उसको ग्रोथ रेट कह देते हैं। एनसीईआरटी दो तरह की ग्रोथ बताती है, अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक। अरिथमेटिक वाले के अंदर में क्या होता है कि जब सेल डिवाइड करती है तो जो एक सेल है वो तो हो जाती है डिफरेंशिएटेड, और एक सेल रहती है स्टेम सेल, फिर वो डिवाइड करती है, फिर दो सेल बन जाती हैं, एक सेल स्टेम सेल रहती है, एक डिफरेंशिएटेड हो जाती है। इस तरीके से जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो चलती है। और ज्योमेट्रिक वाले के अंदर में जो सेल डिवाइड करती है तो आगे कोई भी सेल क्यों ना हो डिवाइड ही करेगी, जैसे 2, 4, 6, 8, ये जैसे स्टेम सेल के अंदर में ये डिवीजन देखने के लिए मिलता है। तो शुरुआती जो ग्रोथ होती है प्लांट की, जाइगोट से 2, 4, 6, 8 इस तरीके से डिवीजन शुरू होता है। तो शुरुआत का जो डिवीजन होता है वो जियोमेट्रिक होता है, ये वाला होता है। और फिर एक समय के बाद में आपका अरिथमेटिक वाला ग्रोथ जो है आने लग जाए, क्योंकि अगर जियोमेट्रिक ग्रोथ चली तो फिर बहुत ही कम समय में अनइमेजिनेबल नंबर ऑफ सेल्स बनने लगेंगे, जो कि फिर वो नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए क्या बनेगा आपका ये अरिथमेटिक, या शुरुआत में आपका जियोमेट्रिक होती है, फिर आपकी अरिथमेटिक ग्रोथ शुरू हो जाती है प्लांट के अंदर में। तो सबसे पहले आपको तारुफ करवाएगा आपका अरिथमेटिक वाली से, तो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक है, तो पहले अरिथमेटिक वाले पे देख लेते हैं। तो माइटोटिक सेल जब डिवाइड करती तो एक सेल तो आगे डिवाइड करती रहेगी, लेकिन दूसरी जो सेल है वो डिफरेंशिएट करके मैच्योर हो जाएगी। और इसका एग्जांपल है कि रूट का जो है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ना, ये इसका एग्जांपल है। तो जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ है वो प्रति यूनिट समय में बराबर ही ग्रोथ जो है वो शो करती है। उसकी वजह से इसका जो ग्राफ है वो लीनियर लाइन का बनता है, क्योंकि बराबर समय में यहाँ पर एक मिनट में 2 इंच बढ़ रहा है, तो अगले मिनट में 2 इंच ही बढ़ेगा, उससे अगले मिनट में भी 2 इंच ही बढ़ेगा। तो इस तरीके की ग्रोथ नज़र आती है। Although cell division can happen, mostly happens geometrically, but each time one cell stops। कि भाई यह बस यही है कि एक सेल डिफरेंशिएट हो जाती है और एक सेल जो है स्टेम सेल की तरह ग्रो करती रहती है। और आप जानते हैं कि जब भी स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ बनता है उसको y = mx+c से हम डिफाइन करते हैं, या उसका जो इक्वेशन होती है y = mx, r जो है इसका स्लोप है, और mxt जो है वो x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये इंटरसेप्ट हो जाता है। ये वाला जो जगह है ये इंटरसेप्ट है। अगला जो है वो है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ है, और ज्योमेट्रिकल जो ग्रोथ होती है वो कुछ इस तरीके की नज़र आती है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस दही का जमना। दही जब जमता है तो जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं वो ज्योमेट्रिकली ग्रो करते हैं। तो शुरुआत में उनकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन एक समय के बाद उनकी स्पीड बड़ी तगड़ी हो जाएगी। तो शुरुआत वाला जो शुरुआत वाला जो फेज़ जो थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा है उसे लैग फेज़ कहते हैं। फिर जब बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने लगती है तो इसे एक्सपोनेंशियल फेज़ कहते हैं। फिर आपके लिमिटिंग रिएजेंट्स आ जाते हैं, जैसे जगह ख़त्म होने लगती है या खाना ख़त्म होने लगता है, तो उसकी वजह से ये स्टेशनरी फेज़ जो है आने लगता है। तो वही है कि लैग फेज़ आएगा, फिर लॉग फेज़ आएगा, और एक्सपोनेंशियल फेज़ में एक्सेलरेशन वाला पार्ट है, यहाँ पे एक्सेलरेशन वाला पार्ट है, फिर यहाँ से फिर डिसेलरेशन वाला पार्ट है, फिर यहाँ से आपका ऑलमोस्ट जो है बराबर होने लगता है। जितने नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं उतने ही मरने लगते हैं, तो फिर ये स्टेशनरी फेज़ आ जाता है। फिर इसके बाद डेथ भी हो जाती है, इसके बाद ऐसे नीचे भी जाता है, क्योंकि टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठे होने लग जाते हैं। वो आपका इसने नहीं दिखाया। और इसका जो ग्राफ बनता है उसको हम दिखाते हैं W1 = W + ERT की वजह से, कि घात में जाएगी पावर। और फाइनल साइज़ क्या होगा, ये फाइनल साइज़ है। फाइनल साइज़ = शुरुआती साइज़ और नेचुरल लॉगरिदम के ऊपर में आपका ग्रोथ रेट और टाइम।
आर जो है वो रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात हो रही है, और W1 जो है वो फाइनल साइज है, W0 जो है इनिशियल साइज। चलते हैं अगले आइडिया की तरफ कि भैया क्वांटिटेटिव कंपैरिजन दो तरीके से किया जा सकता है। आप या तो क्या कर सकते हैं कि मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ग्रोथ। मतलब यहाँ देखिए कि यहाँ यहाँ भी 5 मिनट के अंदर, 5 दिनों के अंदर में, 5 दिनों के अंदर में ये वाली पत्ती भी जो है वो क्या बढ़ी है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ी है, और ये वाली पत्ती भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ी है। तो दोनों ही 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़े हैं, इसलिए इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। ये भी 5 सेंटीमीटर बढ़ी, ये भी 5 सेंटीमीटर बढ़ी, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ जो है वो सरफेस एरिया दुगना हो गया है। 5 से 10 किया तो दुगना हो गया, लेकिन यहाँ से 5 से 55 किया तो केवल 10% का इंक्रीमेंट आया है। यहाँ 100% का इंक्रीमेंट आया है, यहाँ 10% का इंक्रीमेंट आया है। तो आप जब पुरानी चीज़ के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो रिलेटिवली जब आप देखेंगे कि 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर हुआ है, 50 सेंटीमीटर से 55 सेंटीमीटर हुआ है, भले से दोनों बढ़े 5-5 है, तो बढ़े 5-5 है वो एब्सोल्यूट हो गया, लेकिन 5 के परिप्रेक्ष्य में ये 100% हुआ है और 50 के परिप्रेक्ष्य में ये 10% हुआ है, उसको कहते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो ये दो तरीके की ग्रोथ रेट होते हैं। ठीक है, अगला है कंडीशंस फॉर ग्रोथ। ग्रोथ की कंडीशन क्या है भाई? भाई किसी पेड़ को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, है ना। तो अब ये सारी चीज़ें चाहिए, जैसे पानी तो चाहिए ताकि एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, भाई पानी के बगैर कोई चीज़ जिंदा रह नहीं पाएगी। पानी नहीं होगा सेल के अंदर में तो वो सारी रिएक्शंस कैसे होंगी? ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भैया रेस्पिरेशन करना को, भाई बगैर CO2 के प्लांट रह सकता है, ध्यान से सुनिए, बगैर CO2 के प्लांट रह सकता है, बगैर ऑक्सीजन के प्लांट नहीं रह पाएगा। रेस्पिरेशन तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि सीड है, तो सीड फोटोसिंथेसिस थोड़ी कर रहा है, लेकिन सीड को ज़िंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन ज़रूर करना पड़ेगा, भले से उस रेस्पिरेशन का रेट चाहे कम ही क्यों ना हो, कितना भी। न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो एलिमेंट्स के अमाउंट पे डिपेंड करता है, ज़्यादा चाहिए तो मैक्रो, कम चाहिए तो माइक्रो। और साइटोप्लाज्म बनाने में हेल्प करेंगे ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं। इसके अलावा ये जो चीज़ें चाहिए होती हैं, इसके अलावा तापमान भी जो है वो बिल्कुल ऑप्टिमम रहना चाहिए, क्योंकि आपके एंजाइम जो है खास टेम्परेचर पर ही काम करने के लिए इवॉल्व हुए हैं, तो टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा एनी डेविएशन फ्रॉम उसका पीएच रेंज मैनेज करनी पड़ेगी, टेम्परेचर रेंज मैनेज करनी पड़ेगी, और इससे ज़रा भी हिलोगे डुलोगे तो फिर आपका जो रेट है वो कम हो जाएगा। एनवायरमेंटल सिग्नल सच एज लाइट एंड ग्रेविटी ऑल्सो अफेक्ट द फेजेस ऑफ ग्रोथ, कि भैया लाइट कितनी मिल रही है, ग्रेविटी किस दिशा में, इससे भी फर्क पड़ेगा पेड़ की ग्रोथ पे। अगला आइडिया है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन का। आप जानते हैं कि भैया दो तरीके के एपिकल मेरिस्टेम है हमारे पास, रूट एपिकल मेरिस्टेम है और शूट एपिकल मेरिस्टेम है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हमारे शरीर में स्टेम सेल होती हैं उसके तरीके से होता है, मतलब कि किसी भी तरीके के सेल में बदल सकती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल या स्टेम सेल हो, तो वो आप देख रहे हैं कि भैया एम्ब्रियो में यही पार्ट तो है, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम, और उससे पूरा पेड़ बन जाता है इन्हीं दो चीज़ों से। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि जिसमें कि डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, केवल डिवाइड करना जानता है ये, तो डिवाइड करना रुक करके और ये किसी खास काम में इन्वॉल्व हो जाए, डिफरेंट काम करने लगे, डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि खास डिफरेंट एक काम करने लगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब आपका मैच्योर होकर के डिफरेंशिएशन करने लगता है तो फिर आपका क्या हो जाता है, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है। मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम डिफरेंशिएशन करता है तो आपका एक टर्मिनली डिफरेंशिएटेड टिश्यू बन जाता है। फिर यहाँ पर डिफरेंशिएशन के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि ट्रेकियरी एलिमेंट जो है वो प्रोटोप्लाज्म लूज़ कर देता है, मतलब सेल जो है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन ले रहा है, अपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेल्यूलोजिक सेल वॉल अपने आप पे लगाने लगता है। इसके अलावा
अब क्या है कि अब बताएगा डी डिफरेंशिएशन के बारे में। आपके पास स्टेम सेल थी, स्टेम सेल से उसने डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया, खास काम करने लगी ये सेल। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन जब ये डिफरेंशिएटेड सेल ही वापस से स्टेम सेल में कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डी डिफरेंशिएशन। वापस से आपका स्टेम सेल में कन्वर्ट हो गई, जिसका एग्जाम्पल है इंटरफेसिकुलर कक्षा 11वीं चैप्टर नंबर 6 कि वहाँ पर आपको याद होगा कि जो रिंग का फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है कि वहाँ पर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है वो तो कैम्बियम है ही, लेकिन नया जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं वापस से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में, तो जाकर के रिंग बनती है। तो ये इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल है। और अगर जब वो भाई यहाँ पर आपका स्टेम सेल से डिफरेंशिएटेड सेल बन गया, क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएटेड सेल से वापस से स्टेम सेल बन गई, क्या हो गया? डी डिफरेंशिएशन। अब वापस से अगर आपका डिफरेंशिएटेड सेल बन जाती है तो उसको कहते हैं री डिफरेंशिएशन। इसका एग्जांपल क्या है कि भैया वुडी डाइकॉट प्लांट के अंदर में वुडी डाइकॉट प्लांट्स दैट आर द प्रोडक्ट ऑफ री डिफरेंशिएशन। उतना स्पेसिफिक एग्जांपल इसने नहीं दिया है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। याद कीजिए कि जो आपका वो नहीं है राइजोबियम, तो राइजोबियम रूट हेयर के ज़रिए कॉर्टेक्स वाले पार्ट में आता है। आप जानते हैं आप कि भाई स्टेम सेल थी, स्टेम सेल से कॉर्टेक्स बना होगा, तो कॉर्टेक्स कुछ स्टेम सेल से कॉर्टेक्स का बनना क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। फिर उस कॉर्टेक्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टेम सेल के अंदर में उस बैक्टीरिया के द्वारा, तो ये हो गया क्या? डी डिफरेंशिएशन। फिर वहाँ पर वो डिवाइड करता रहता है, नोड्यूल बना लेता है, और नोड्यूल बनाने के बाद में वापस से आपका एक खास काम करने लगता है वो कॉर्टेक्स, तो वो आपका फिर से री डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अगला बात कर रहा है कि ग्रोथ इन प्लांट्स इज ओपन है। इनडिटर्मिनेट या डिटर्मिनेट में आप अगर देखेंगे तो डिफरेंशिएशन इज इन प्लांट इज ओपन, मतलब कि अभी तो जिक्र किया कि डिफरेंशिएटेड सेल वापस से अनडिफरेंशिएटेड हो सकती है, तो ओपन ग्रोथ है प्लांट की जो होती है। और ये बात जो है द फाइनल स्ट्रक्चर एट मेच्योरिटी ऑफ द सेल टिश्यू इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन, कि लोकेशन का फ़र्क भी पड़ता है। जैसे कि ये मेरी क्या है? ये मेरी रूट है, यहाँ पर मेरी मेरिस्टेमेटिक सेल है, तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल जो बाहर की तरफ जा रही हैं, सरफेस की तरफ जा रही हैं, वो एपिडर्मिस में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जो सेंटर में है वो जाइलम फ्लोएम में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो पोजीशन भी डिफाइन करती है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस तरीके के सेल में तब्दील होगा। डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं कि डेवलपमेंट के अंदर में इंक्लूड ऑल चेंजेस, सारे के सारे चेंजेस आएंगे। ग्रोथ जमा डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, सारी चीज़ डेवलपमेंट में आएगी। फॉर जर्मिनेशन ऑफ द सीड टू सेनेसेंस, कि भैया सीड के जर्मिनेशन से लेकर के पेड़ के मरने तक। वैसे सेनेसेंस मरना नहीं होता है। अगला कॉन्सेप्ट है आपका प्लास्टिसिटी का। देखिए क्या रहता है कि जब किसी के पास नंबर ऑफ जीन हैं तो हमें लगता है जीन है तो मतलब वही प्रोटीन बनेंगे, तो ऐसा लगता है हार्ड बाउंड सा लगता है कि किसी के पास कोई पर्टिकुलर जीन पहुंच गया तो वही जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जो कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और इसी चीज़ को प्लास्टिसिटी कहते हैं कि किस तरीके से हमारा जो जीवन है वो उसमें जो एनवायरनमेंट हमें मिल रहा है उसके बेसिस पर चीज़ें बदल सकती हैं। जैसे कि हेट्रोफिली मिलती है कॉटन और कोरिएंडर और लैक्सपर के अंदर में, जिसमें जब पेड़ पौधा छोटा होता है तो पत्ती अलग तरीके की होती है और पौधा जब अडल्ट हो जाता है तो अलग तरीके की हो जाती है। तो ये एक तरीका हो गया जिसमें कि समय के अनुसार, किसके अनुसार? समय के अनुसार आपका प्लास्टिसिटी बदल रही है कि जुवेनाइल में कुछ था, अडल्ट में कुछ था। और एक धनिए का जो पत्ता है, अगर आप देखेंगे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटाट और पानी वाले हैबिटाट में किस तरीके से आता है कि जब बारिश के दिनों में इस तरीके का धनिया आने लगता है कभी कभी, तो वो हुआ है आइडेंटिकल है दोनों, लेकिन जस्ट बिकॉज एनवायरनमेंट में बदलाव आ गया है इसलिए खिला खिला पत्ता मिलता है टेरेस्ट्रियल में और बंधा बंधा पत्ता मिलता है वाटर वाले हैबिटाट में। तो इसीलिए कह रहा है कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट, ये तीनों के तीनों बहुत इंटरट्वाइंड है। और जो हम जानते हैं कैसे डेवलपमेंट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन
जमा ग्रोथ। अब यहाँ कह रहा है कि डेवलपमेंट जो है वो कौन कंट्रोल करेगा? डेवलपमेंट कंट्रोल किए जाएंगे आपके अंदर के फैक्टर और बाहर के फैक्टर से। अंदर के फैक्टर में आ जाएगा क्या? इंट्रा सेल्यूलर फैक्टर और इंटर सेल्यूलर फैक्टर। और एक्सटर्नल फैक्टर तो आपके आ ही जाएंगे। अगला टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। यहाँ से हार्मोन से शुरू करेंगे हम। हाँ भाई दोस्तों, अगला है हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो ऐसा है कि पहले तो इस पैराग्राफ में बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई किस तरीके के मॉलिक्यूल हैं ये। पहली बात तो छोटे से होते हैं, सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन होती है इनकी। जैसे कि कुछ इंडोल वाले कंपाउंड मिल जाएंगे, IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, या जो नाइट्रोजनस बेस होता है नाइट्रोजन, उसकी तरह दिखने वाले मिल जाएंगे। तो ये प्यूरिन की मॉडिफिकेशन कर दी है। काइनेटिन भी उसी में आ जाएगा। जो हमारे पिगमेंट होते हैं कैरोटिनॉइड, उनके मॉडिफाइड वर्जन मिल जाएंगे। टर्पीन्स, जिसका कि जिब्रेलिक एसिड मिल जाएगा। गैसेस में इथिलीन आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं कि भाई किस तरीके के कंपाउंड हैं ये। और यहाँ वाले पैराग्राफ में दो चीज़ें बताई गई हैं कि भैया दो ग्रुप में बांट सकते हैं। एक ग्रुप वो है जो कि ग्रोथ वगैरह की एक्टिविटी में हेल्प करेगा, प्रमोट करेगा सब कुछ, जिसमें कि आ गए तुम्हारे ऑक्सिन और जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। और कुछ हैं जो कि तुम्हारे स्ट्रेस की कंडीशन में ग्रो होने से रोकेंगे। बायोटिक स्ट्रेस हो सकती है, एबायोटिक स्ट्रेस हो सकती है, और उस कंडीशन में ये हेल्प करेंगे, जैसे कि इथिलीन का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है। पहला जो द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन, यहाँ पर सबकी डिस्कवरी के बारे में बताएगा, लेकिन सबसे पहले वो जिक्र कर रहा है आपका ऑक्सिन का। तो हमारे जो चार्ल्स डार्विन है, सेम डार्विन भाई साहब है, उनका लौंडा जो है फ्रांसिस डार्विन, दोनों ने मिल करके कॉलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास लिया। ये कॉलियोप्टाइल है कैनरी ग्रास का, और उस पर लाइट मार के देखी तो देखा कि भैया एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो इसको उन्होंने नाम दिया फोटोट्रोपिज्म। लाइट की डायरेक्शन में, ट्रोपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट, कि जिस दिशा में लाइट है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट है। और फिर उस पर अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट किए कि उसकी शूट टिप काट के देखी, और जब काट के देखी तो फिर ये नॉर्मल ही ग्रो होने लग गया। जब जब क्या किया, एक अगार का टुकड़ा लिया, उसके अंदर में ऑक्सिन को निकलवा लिया, और निकलवा करके दूसरे किसी प्लांट पे रखा, तो फिर प्लांट जो है वो मुड़ने लगा। तो उन्होंने, बस पॉइंट ये है, वो सारे एक्सपेरिमेंट तो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, लेकिन बस इतना याद रखिए कि हाँ, उन्होंने अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूफ किया कि पहली बात कि लाइट जो सेंस कराई जाती है वो करी जाती है बिल्कुल टिप से, और जो ये इस डायरेक्शन में, राइट हैंड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लाइट आएगी उस डायरेक्शन में ये जो है मुड़ जाएगा। ऑक्सिन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम FW वेंट, ठीक है, ओट सीडलिंग, ठीक है, चलेगा। तो ये जो कहाँ से था, मतलब ऑक्सिन जो निकलवाया गया था वो ओट सीडलिंग के कोलेप्टाइल से निकलवाया गया था। जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी के बारे में ज़रा सी बात कर लेते हैं। तो जिब्रेलिन जो है वो आ रहा है, शब्द जो है बाकाने। बाकाने का मतलब होता है फूलिश सीडलिंग। और इसके अंदर में क्या है कि जो सीडलिंग है वो पागलों की तरह ग्रो करने लगता है। कैसे ग्रो करेगा उसका जिक्र कर लेते हैं एक बार। तो वो NCERT में तो दिया नहीं हुआ है तुम्हारा, उसको छोड़ना पड़ेगा। कि बाकाने जो है फुलिश सीडलिंग है। होता यूँ है कि एक फंगस है, उसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। तो ई कुरोसावा ने 1926 के अंदर में ये रिपोर्ट किया कि भैया तो प्लांट के कुछ सिम्टम हैं जो कि इस फंगस की वजह से आते हैं। तो उन्होंने वही किया कि ये सेम सिम्टम अगर आप क्या करें, अब जो प्लांट है उसको निचोड़ के, उसका निचोड़ निकाल करके उसका जो लिक्विड है दूसरे प्लांट पे डालें, तो वो प्लांट भी सेम ही सिम्टम्स शो करने लगेगा। तो ये है आपका बाका फूलिश सीडलिंग, जिब्रेलिक एसिड की जो डिस्कवरी है वो। ये वाला पैराग्राफ बता रहा है आपको साइटोकाइनिन की डिस्कवरी, कि साइटोकाइनिन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई थी भाई। कि F स्कूग हैं, उनके कोवर्कर साथ में मिलकर के काम कर रहे थे इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ द टोबैको स्टेम। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ें ट्राई की। तो ये इस तरीके से मान लो कि तुम्हारा इंटरनोडल सेगमेंट है टोबैको का, वहाँ पर तुमने क्या डाला है, ऑक्सिन के साथ में और भी कई सारी चीज़ें डाली। तुमने क्या किया, तुमने ऑक्सिन उठाया, ऑक्सिन के अलावा तुमने उसमें वेस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट, ईस्ट का एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क, DNA, ये सारी चीज़ें डाली। और ये कॉन्कॉक्शन जब बनाया
तो वहाँ पर एक ट्यूमर सा बन गया, मतलब सेल डिवीजन होने लगा बहुत बुरे तरीके से। तो फिर बाद में जाकर के उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया गया कि इनमें से कोई एक चीज़ थी जो कि साइटोकाइनेसिस में हेल्प कर रही थी, और फिर उसका नाम दे दिया गया काइनेटिन। अगली जो डिस्कवरी है वो एब्सिसिक एसिड की है। 1960 के अंदर में 3 अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से इसके नतीजे पे पहुंचे कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है जो चीज़ों को रोकती है, प्लांट को ग्रो करने से, सीडलिंग को जर्मिनेट करने से, स्टोमेटा को खुलने से। तो वो जो नाम दिया गया, उन तीनों ने अलग अलग नाम दे दिया कि इनहिबिटर बी, एब्सिसिन 2 और डॉर्मिन। फिर बाद में जाकर के पता चला कि भैया वो तो आइडेंटिकल हैं सारे के सारे, एक ही चीज़ डिस्कवर हुई है और उसका नाम कर दिया गया एब्सिसिक एसिड। कजिन्स है, साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ये वॉलेटाइल सब्सटेंस के बारे में बताया। भाई वॉलेटाइल सब्सटेंस तो एक ही है कि एथिलीन। उन्होंने देखा कि जो ऑरेंज से कुछ चीज़ निकल रही है जो कि बनाना को राइप करने में हेल्प कर रही है, तो वो आपका कुछ और नहीं था, एथिलीन ही था। अब हम आएंगे किस पे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पे आएंगे कि एक एक हार्मोन पकड़ेंगे और उसका क्या क्या इफेक्ट होता है, वो इफेक्ट जो है हम देख लेंगे। तो सबसे पहले तो बता रहा है कि ऑक्सीजन जो है 2 तरीके के हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। नेचुरल में IAA, IBA, NAA24D ये हैं। ये नाम जो है इनकी फुल फॉर्म जो है वो आपको याद रखना बड़ा ज़रूरी है। तो हमने डिस्कस किया कि भाई ह्यूमन, पहली दफ़ा ये जो है ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किए गए थे, और जो इनकी प्रॉपर्टी है 2 तरीके के हो सकते हैं, ये नेचुरल भी हो सकते हैं और ये सिंथेटिक भी हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल भी दिए हुए, नेचुरल वाले का एग्जाम्पल है IAA और IBA, और सिंथेटिक वाले का एग्जाम्पल है NPA और 24D। इनके अगर काम की बात करें तो काम में ये 3 मेन काम इनके प्रमुख हैं। पहला, रूट की ग्रोथ को बढ़ाना, फ्लावरिंग को प्रमोट करना, और जल्दी से किसी भी फल के या पत्ती के गिरने से रोकना। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में ये बताया गया है कि देखो भैया, ऐसा है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच ग्रो कर रही है तो वही ग्रो करती रहेगी क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिल रहा है, तो इसकी वजह से आपका एपिकल डोमिनेंस आता है। एपिकल मतलब ऊपर वाला, ये एपेक्स, और उसका डोमिनेंस का मतलब है कि यही ग्रो करता रहेगा। तो अगर मैं इसको काट दूं तो फिर इसके बगल वाला ग्रो करेगा, फिर उसका टॉप काट दूं तो उसके साइड वाला ग्रो करेगा, उसका टॉप काट दूं तो उसके साइड वाला ग्रो करेगा। पेड़ जो है वो घना हो जाएगा ऐसा करने से। तो इसको हेज मेकिंग बोलते हैं वैसे तो। यहाँ देख लेते हैं कि हायर प्लांट्स के अंदर में एपिकल बर्ड जो है वो ग्रो करता रहता है, अपने साथ वाली बर्ड्स को ग्रो नहीं होने देता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। लेकिन अगर आप उसका डीकैपिटेशन कर देंगे, उसके शूट टिप को काट देंगे, तो फिर आगे ग्रो नहीं हो पाएगा और उसकी जो सेकेंडरी ब्रांच है वो ग्रो करेगी। और ये टी प्लांटेशन में, हेज मेकिंग में, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। टिप ऑफ टॉप ब्रांच इज कट ऑफ सो दैट लेटरल ब्रांच कैन ग्रो, यही हम डिस्कस कर रहे थे। अगले पैराग्राफ में ऑक्सीजन के कुछ एडिशनल काम दिए गए हैं, जैसे कि पहला है कि ये पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस कर सकता है, और ये जो है, ये जो 24D नामक वाला ऑक्सीजन था वो हर्बिसाइड की तरह भी काम कर सकता है। ये खास करके डाइकॉट वाले प्लांट्स को मारेगा, लेकिन मैच्योर डाइकॉट्स को मारेगा। छोटे वाले डाइकॉट और मोनोकॉट को नहीं मार पाएगा। और ऑक्सीजन ऑल्सो कंट्रोल्स द रजाइलम का डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें याद करने वाली हैं। अगला है जिब्रेलिन। अब जिब्रेलिन जो है कोई एक हार्मोन नहीं है, जैसे ऑक्सीजन कोई एक हार्मोन नहीं था, बकेट ऑफ हार्मोन था, मतलब उसमें एक टोकरी है जिसमें कई सारे हार्मोन रखे हुए। उसी तरीके से जिब्रेलिन में GA1, GA2, GA3, मोर देन 100 जिब्रेलिन हम जानते हैं, और ये प्रमोट करता है, चीज़ों को हेल्प करता है आगे बढ़ने में। GA3 जो है वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, और अगर इसके हम काम पर आए तो सबसे पहला, इंक्रीज इन द लेंथ एक्सिस, के भैया किसी भी भाई ग्रेप के स्टॉक की लेंथ बढ़ानी हो तो इसका काम आ जाएगा। दूसरा, शेप इंप्रूव करने के लिए, भाई पूरे के पूरे एक्सिस को भी लंबा कर देगा और फल की शेप को भी लंबा कर देगा। आपका जो सेब आता है उसको लंबा कर देगा, अंगूर को लंबा कर देगा। डिले सेनेसेंस के पकने में थोड़ा सा इत्मीनान रखेगा कि भैया देर देर में पके। और जब GA3 जो है मॉल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है, स्पीड अप कर देता है। ब्रूअरिंग इंडस्ट्री के अंदर में GA3 का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि मॉल्ट का मतलब तो शुगर होता है कि भैया मॉल्टिंग प्रोसेस ही है आपका जो शुगर जल्दी जल्दी बनने लगेगी।
इसके अलावा आप जानते हैं कि किस तरीके से कि शुगर केन वाली जगह पे अगर इसको आप छिड़क देंगे तो वहाँ पर आपका लेंथ एक्सिस बढ़ जाएगी और उसकी वजह से ओवरऑल जो पैदावार है वो 20 टन प्रति एकड़ बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो स्प्रेइंग करने पर आपका बोल्टिंग हो जाती है, प्रमोट्स बोल्टिंग। बोल्टिंग क्या होता है कि भैया पेड़ जो है, पौधा जो है, वो अपनी अपनी जो लेंथ है उसको लंबा करके जल्दी से और ऊपर की तरफ फूल निकाल देता है। इस तरीके इसको बोल्टिंग कहते हैं। स्ट्रेस कंडीशन में भी बोल्टिंग जल्दी हो जाती है, जिब्रेलिक एसिड से भी हो जाती है। तो इंटरनोड का एलोंगेशन हो जाता है और फूल बन जाता है जल्दी से। और ये बाकी ये इसके एग्जाम्पल है। और देखिए, हाँ सेम ही चीज़ है। अगले पे आ जाते हैं। अगला है हमारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की अगर बात करें तो भाई साइटोकाइनिन, साइटोकाइनेसिस, सेल की डिवीजन वहीं से नाम आ रहा है। और जो है ये काइनेटिन की तरीके से पहला जो साइटोकाइनिन डिस्कवर किया था वो हमने काइनेटिन डिस्कवर किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये काइनेटिन जो है पेड़ में नहीं मिलता है, ये पेड़ में नेचुरली नहीं मिलता है। ये हमें मिला था ऑटोक्लेव्ड हैरिंग स्पर्म डीएनए के अंदर में। बड़ा अजीब है। और ऐसा नहीं है कि इसके मिलते जुलते भी कंपाउंड नहीं मिलेंगे प्लांट के अंदर में, वरना तो हम पढ़ ही क्यों रहे होते। तो इसके मिलते जुलते कंपाउंड जो प्लांट में मिलेंगे वो जिएटिन है। और जिएटिन की जो डिस्कवरी है वो कहाँ से है? कॉर्न कर्नल, कोकोनट मिल्क, यहाँ से आ रहा है। और चूंकि कुछ हम जिएटिन जो कि नेचुरली हो रहा है प्लांट में और कुछ सिंथेटिक वालों को लेकर के हम सेल डिवीजन की एक्टिविटी को प्रमोट कर सकते हैं प्लांट के अंदर में। और प्लांट के अंदर में जाहिर सी बात है नेचुरली साइटोकाइनिन बन ही रहा होगा, वहाँ बन रहा होगा जहाँ पर सेल डिवीजन हो रहा है, जैसे कि शूट एपिकल मेरिस्टेम या रूट एपिकल मेरिस्टेम, वहाँ पर। इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, कि भैया पत्ती, इसके जो दूसरे काम है उसमें पत्ती बनने में, पत्ती के अंदर में क्लोरोप्लास्ट बनने में। दूसरा लेटरल शूट ग्रो करने में, ये साइड में जो निकलता है। और एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन में, कि भाई एडवेंटिशियस अगर आपको याद हो तो पत्ती का फॉर्मेशन और पत्ती के अंदर में क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन। दूसरा क्या है? लेटरल शूट का ग्रोथ हो जाएगा इसके अंदर में, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन है। एपिकल, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, एपिकल डोमिनेंस से ओवरकम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो जाएगा और न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अगला है हमारा इथिलीन। इथिलीन जो है वो आपका गैशियस है, सिंपल है, गैशियस है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में सिंथेसाइज किया जाता है। जो राइपनिंग फ्रूट हैं, जो सेनेसेंट पेड़ हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर में एक प्रोसेस है, इसको बोलते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स। ये शब्द एनसीईआरटी ने इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ये ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या होता है? इसके अंदर में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है, स्वेलिंग होती है और एपिकल हुक का फॉर्मेशन होता है। अब इसको ऐसे समझिए कि मिट्टी है, मिट्टी के नीचे इसे ऊपर पत्थर पड़ा हुआ है और पत्थर के नीचे यहाँ पर सीडलिंग है। अब सीडलिंग ग्रो करेगा तो इसे टकरा जाएगा और कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि उसका जो है जो उसका एपेक्स ऐसे हुक बन जाता है। हुक बनने से क्या होगा कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो बच जाएगा। ऐसे अगर हो जाएगा तो अब शूट एपिकल मेरिस्टेम बच जाएगा। अब क्या होगा? ये हॉरिजॉन्टल ग्रो करना शुरू करेगा, ऐसे थोड़ी देर के लिए हॉरिजॉन्टल ग्रो करना शुरू करेगा, फिर ऐसे आ जाएगा ताकि वो पत्थर अगर ऊपर कोई पड़ा हुआ है तो उससे इस तरीके से ग्रो कर सके। एक्सिस की स्वेलिंग हो जाएगी ताकि वो मिट्टी में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इज्जत के साथ कर सके। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसको ट्रिपल रिस्पॉन्स कहते हैं, कि अगर कोई बीज उपजने की कोशिश कर रहा है तो उसको उपजने के लिए जो है ऊपर अगर कोई चीज़ ऐसी पड़ी हुई है हार्ड, तो उससे किस तरीके से बचा जा सकता है। इथिलीन प्रमोट्स सेनेसेंस, इथिलीन जो है सेनेसेंस को प्रमोट करेगी। एब्सिशन ऑफ प्लांट ग्रो ऑर्गन, कि प्लांट ऑर्गन जो है उम्र दराज होते चले जाते हैं जब। और फ्रूट राइपनिंग तो सबको मालूम ही है, रेस्पिरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। ये वाला पार्ट दूसरा है। इथिलीन का जो है सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जर्मिनेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रोमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, मतलब जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करते चले जा रहे हैं। फ्लावरिंग इनिशिएट करता है अलग, क्योंकि एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाने के लिए केवल इथिलीन इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर कोई बागीचा है तो वहाँ बागीचे में सारे फूल एक साथ ही फूल खिलाएं भाई। सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, भाई पाइनएप्पल हो या कोई भी हो, अगर एक बाग के अंदर में सारे पेड़ एक साथ फूल बनाना की कोशिश करेंगे तो बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि फिर पॉलिनेटर जो है वहाँ पर आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा।
इतने सारे फूल देख करके। तो फूल को सिंक्रोनाइज करना, अगर फूल सिंक्रोनाइज करके बनेंगे तो फल भी फिर सिंक्रोनाइज करके ही बन जाएंगे। अब गैस को कैसे छिड़कें पेड़ के ऊपर में, मुश्किल है। तो उसका एक लिक्विड फॉर्म बना दिया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन बना दिया जाता है एथाफॉन, और इसको फिर आप जो है पेड़ों के ऊपर छिड़क सकते हैं। अगला है एब्सिसिक एसिड, हर चीज़ को मना करने वाला। मतलब स्ट्रेस के वक्त में ये हार्मोन आता है, जनरली इनिबिटर है प्लांट ग्रोथ का और प्लांट मेटाबॉलिज्म का। सीड जर्मिनेट कर दें, नहीं। स्टोमेटा खोल दें, नहीं। हर चीज़ को मना करता रहता है ये। और अलग अलग तरीके की स्ट्रेस कंडीशन से पार पाने के लिए ABA बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं इसको। सीड डेवलपमेंट कर दें, नहीं। मैचुरेशन कर दें, नहीं। और डोरमेंसी के कि अभी ग्रो मत करो ज़्यादा, डॉर्मेंट रहो। डेसिकेशन का मतलब होता है पानी न होना, कि जब पानी नहीं होता है तो ABA हेल्प करता है उस स्ट्रेस कंडीशन से निपटने के लिए। और ABA के बिल्कुल ऑपोजिट हार्मोन है जिब्रेलिक एसिड। अब क्या है कि यहाँ पर ये बता रहा है कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो है वो, पहली बात तो ये तुमको जो अभी पढ़ाए गए हैं वो अकेले अकेले पढ़ाए गए हैं, तो अकेले तो काम करते नहीं है, एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। और जब एक दूसरे के साथ में काम करेंगे तो सारे तरीके के परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो बेहतरीन रिस्पॉन्स, दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो बेकार रिस्पॉन्स, दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट, तो हर चीज़ मिलेगी। तो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट जा सकते हैं, एंटागोनिस्टिक हो सकते हैं, अकेले काम कर सकते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक हो सकते हैं, और दोनों मिल जाएं तो एक और एक 11 हो सकते हैं, उसको सिनर्जिस्टिक कहते हैं। इस वाले पैराग्राफ में बताया हुआ है कि दीज हार्मोन्स टॉक्स टू ईच अदर मेक नेटवर्क टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ इफेक्ट। के भैया हार्मोन्स अकेले काम नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, खुद में बात करते हैं, प्लांट के जरिए ही बात करते हैं। वैसे तो डायरेक्टली तो मॉलिक्यूल ही हैं, क्या ही बात करेंगे। और फिर और इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन डिसाइड करते हैं कि प्लांट पे क्या इफेक्ट आएगा। ये वाले पैराग्राफ में बताया गया है कि अप अनटिल नाउ जो हमने बात की वो इंटरनल कंट्रोल की आप देख रहे थे क्या, सबसे ऊपर हमने पढ़ा था कि दो तरीके से चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जितने भी प्लांट ग्रोथ हार्मोन है वो इंटरनल कंट्रोल है। अब जो है वो एक्सटर्नल कंट्रोल की भी बात कर लेते हैं थोड़ा, जिसमें लाइट आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, पानी आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर को हम ध्यान में रखेंगे। अगला आइडिया है हमारा किसका, फोटो पीरियोडिज्म का। फोटोट्रोपिज्म और फोटो पीरियोडिज्म के अंदर में अंतर है दोस्त, कि फोटो पीरियोडिज्म के अंदर में ये होता है कि भाई आपका पेड़ जो है वो ये देख करके फूल बनाएगा कि आजकल दिन कितना लंबा होता है। तो ये समझिए कि किसी प्लांट का जो पॉलिनेटर है वो ऐसी मधुमक्खी है जो कि गर्मियों के दिनों में मिलती है। तो इस पौधे के लिए लॉजिकल है कि गर्मियों के दिनों में फूल बनाए। तो जिन दिनों दिन लंबा हो, जिन दिनों ज़्यादा देर तक धूप निकले, उन दिनों ये फूल बनाए। अब ये प्लांट के लिए हमने क्या बोल दिया कि एक क्रिटिकल लाइन होती है, एक क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है, उससे ज़्यादा अगर पेड़ को लाइट चाहिए तो उसको लॉन्ग डे प्लांट बोल देते हैं। और उस पर्टिकुलर लाइट से अगर कम, अगर मान लो कि कोई पौधा है वो सर्दियों के अंदर में फूल बनाता है, तो वो इस बात की संभावना है कि वो एक थ्रेशोल्ड से कम देखेगा कि अच्छा अभी जो है इस थ्रेशोल्ड से कम लाइट आती है दिन के अंदर में, तो मतलब है कि सर्दियाँ चल रही हैं, मतलब कि ये मौका सही है मेरे लिए फूल बनाने के लिए। पहला, प्लांट आर एबल टू कैलकुलेट, प्लांट कैलकुलेट कर सकते हैं कि भैया दिन चल रहा है कि रात चल रही है, और लिटरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 2 3 4 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेड टॉक देखनी पड़ेगी। प्लांट आर एबल टू मेजर लाइट कंटेंट, के भी देख रहे हैं वो कि आज दिन लंबा है कि आज दिन छोटा है। दे आर स्पेक्यूलेटिंग विच इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रोड्यूस फ्लावर, और देख रहे हैं कि मेरे लिए कौन सा सबसे बेहतरीन टाइम है फूल बनाने के लिए, कि भैया मैं ज़्यादा धूप वाला दिन या ज़्यादा दिन जब ज़्यादा लाइट जब निकल रही है तब फूल बनाऊँ, या कम लाइट निकल रही है तब फूल बनाऊँ। क्योंकि फूल बनाना एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसलिए दे वांट टू मेक इट श्योर कि भैया ऐसे फालतू में फूल नहीं बनाना है, जब हमारा पॉलिनेटर हो उसी वक्त में फूल बना। अब कोई विंड से हो रहा है और ऐसी जगह पे है जहाँ पर विंड हमेशा चलती रहती है, तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, उसको बोल देंगे डे न्यूट्रल प्लांट, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है।
तो ओके, ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। तो अब यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से जो हमारी भाई पेड़ जब नया नया था, जब वो कॉलिप्टाइल बनाता था, तो कॉलिप्टाइल में जो शूट टिप है वो लाइट को सेंस किया करती थी। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे ही थोड़े दिन गुजरेंगे भाई ब्रांचेस बन जाएंगी, पत्तियाँ निकल आएंगी, तो उसके बाद शूट टिप तो ढक जाएगी, हो सकता है उस तक लाइट भी ना पहुँचे। तो फिर इसलिए अब लाइट को सेंस करने की जिम्मेदारी शूट टिप की नहीं है, अब लाइट को सेंस करती हैं पत्तियाँ। और पत्तियों के अंदर में हार्मोन्स होते हैं, और ये हार्मोन जाकर के माइग्रेट करते हैं दूसरी जगह, बताते हैं कि भैया ये ऐसे ऐसे इतना समय चल रहा है अभी फ़िलहाल, तो ये देख लो कि अभी फूल बनाना है कि नहीं बनाना है। अगला है वर्नलाइजेशन। जिस तरीके से फोटोट्रोपिज्म में भी यही पता चल रहा था हमें, फोटो पीरियोडिज्म में भी यही पता चल रहा था कि लाइट देख रहे हैं, कि लाइट देख रहे हैं कि दिन आजकल कौन से चल रहे हैं, तो उसके बेसिस पर फूल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। उसी तरीके से ये है वर्नलाइजेशन में। क्या होता है कि मान लो कि एक पौधा है, उसने अभी अभी एक ठंड का मौसम झेला है, ठंड का मौसम अभी अभी झेला है, तो वो बोलता है कि अभी अभी अगर ठंड गई है तो अभी नियरेस्ट फ्यूचर के अंदर में ठंड नहीं आनी चाहिए, तो बस अभी ही मौका है फूल बनाने का। और ध्यान दोबारा सुनिए कि भाई कि वर्नलाइजेशन होता है कि आप पढ़ेंगे कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ लो टेम्परेचर चाहिए होता है एक पौधे को, तब वो फूल बनाता है। क्यों? क्योंकि पौधे को पता है कि अभी अभी ठंड गई है, मतलब बर्फ़ बर्फ़ जमी हुई थी अभी ठंड में, और अभी अभी जो है बर्फ़ अगर ख़त्म हुई है, अगर ठंड ख़त्म हुई है, तो मतलब बसंत ऋतु आएगी, तो अब ग्रो किया जा सकता है, अब क्या बनाया जा सकता है, फूल बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर यही है कि भाई वर्नलाइजेशन में आपका ये एग्जांपल दिया हुआ है कि विंटर इज़ जस्ट विंटर, अभी अभी ठंड गई है, तो इट विल नॉट कम फॉर सम टाइम, तो अभी कुछ समय तक तो आएगी नहीं, तो चलो रिप्रोड्यूस करते हैं, चलो फूल बनाते हैं। एग्जाम्पल दिए हुए हैं वीट, बार्ले, राइन की अलग अलग वैरायटी होती है, विंटर वैरायटी होती है, स्प्रिंग वैरायटी होती है। तो विंटर वैरायटी को चाहिए कि भाई जब तक विंटर की ठंड नहीं पड़ेगी इस पर, तब तक वो फूल नहीं देगी। तो ये है, और ये इसका जो है सेकंड एग्जाम्पल है यहाँ वाले पैराग्राफ के अंदर में, जिसके अंदर में ये दिया हुआ एग्जांपल कि भैया बाइनियल्स हैं, साल के अंदर में दो सीज़न फसल के लिए जाते हैं, उसके अंदर में शुगर बीट, कैबेज, कैरेट, ये बाइनियल के एग्जांपल हैं कुछ, और इनके अंदर में कोल्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि वो फूल बना सकें। अगला है सीड डॉर्मेंसी, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल, भाई सीड डॉर्मेंसी जो है वो आपका इंटरनल कंट्रोल की वजह से, ऐसा लगता है हमें कि सीड डॉर्मेंसी एक्सटर्नल कंट्रोल्स पे भी निर्भर करेगी, लेकिन सीड डॉर्मेंसी जो है केवल इंटरनल कंट्रोल पे निर्भर करती है। देर आर सर्टेन सीड्स विच फॉल टू जर्मिनेट, कुछ सीड होते हैं जो जर्मिनेट नहीं करते हैं, फेवरेबल कंडीशन का इंतजार कर रहे हैं, तो सच सीड अंडरस्टूड टू बी अंडर गोइंग डॉर्मेंसी, क्या ऐसा इसका मतलब है कि अभी फेवरेबल कंडीशन उनकी नहीं आई है, मतलब अभी ये डॉर्मेंट कंडीशन में है। और ये जो है विच इज़ कंट्रोल्ड नॉट बाय एक्सटर्नल फैक्टर बट आर अंडर एंडोजीनस कंट्रोल, कि भैया सीड डॉर्मेंसी बाहर के मौसम पे इतना डिपेंड नहीं करती है जितना कि अंदर के मौसम पे डिपेंड करती है। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं कि भाई कुछ केमिकल जो हैं वो इनिबिटर हैं, जैसे कि एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरास्कॉर्पिक एसिड एंड इमेच्योर एम्ब्रियो, ये सारे होते हैं, तो इसकी वजह से सीड डॉर्मेंसी होती है। तो ये एग्जाम्पल की वजह से, ये सारे चीज़ों की वजह से सीड डॉर्मेंसी होती है। इसके अलावा सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक भी किया जा सकता है, उसके दो तरीके हैं, नेचुरल तरीका है और एक इंसानी तरीका है, मैनमेड तरीका है। तो उसके अंदर में जो मैनमेड तरीका है उसके अंदर में है कि भैया सैंड पेपर से घिस दिया, या नाइफ से जो है उसके अंदर में एब्रेजन बना दिए, उसके अंदर में बहुत तगड़े से उसको हिला दिया, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये मैनमेड मेजर्स हो जाएंगे। नेचुरल में क्या हो जाएगा कि भैया किसी पर्टिकुलर पंछी ने सीड खा लिया, उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से गुजरा, तो वो एक्टिव हो जाता है सीड, और फिर जा कर के फिर वो जर्मिनेट कर जाता है। बस इतनी सी है इस चैप्टर की कहानी।